चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, Was there any positive impact of British rule in India? जो भी अभी तक आपने पढ़ा, आपने देखा कि अंग्रेजों ने जो भी किया अपने लिए किया। जब बात फॉरेन ट्रेड की आई तो हमें ऐसा बना दिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए, इंपोर्ट करेंगे वो जो वो बनाएंगे। आपने देखा रेलवे बिछाई अपने लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट किया अपने लिए, जो भी सड़कें बनाई अपने लिए, जो कुछ भी किया उन्होंने अपने आप को ध्यान में रख के किया। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा थे, पैसा आया तो वो पैसा भी अपने ऊपर ही यूज किया, देश के ऊपर यूज नहीं किया। उन्होंने इंडिया को कभी अपना माना ही नहीं, इंडिया को उन्होंने कभी अपना, ये आपने देखा होगा पढ़ के, है ना, सब कुछ यही हुआ। अब बात करते हैं किसकी हम, कि उनके यहाँ रहने का, उनके रूल का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, कुछ अच्छा भी किया क्या उन्होंने? लिखो जल्दी से, लिखो। In the process of exploiting India, exploit करना मैंने शोषण करना, exploiting. In the process of exploiting India, comma, some of the ways or means adopted by the British government proved positive for India. ठीक है जी। जो भी इंडियन गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया इंडिया के साथ, उसमें से कुछ ऐसी बातें थी जो पॉजिटिव थी हमारे लिए। पहली, नंबर 1, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनकरेजमेंट टू कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर, इसी के अंदर लिखो। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में एनकरेजमेंट टू कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर, प्रूव्ड बूम फॉर इंडिया, बूमिंग है ना, बूम फॉर इंडिया, या बूम फॉर इंडिया, मतलब बूम मैंने अच्छा, मतलब विकास हुआ, यस, ऊपर गया, बूम फॉर इंडिया। एज BWM है, बूम फॉर इंडिया, एज इट इम्प्लाइड अ गुड ब्रेक थ्रू इन एग्रीकल्चर, yes, breakthrough, it implied, IMPLED, implied a good breakthrough in agriculture, मतलब गोरों ने जो काम किया, कमर्शियलाइजेशन का जो काम किया, वो बेशक हमारे पक्ष में ना हो, हमारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन उससे एक दिमाग में बात तो गई कि एग्रीकल्चर से भी पैसा कमाया जा सकता है। लोगों के दिमाग में बात घुसी कि वो जो फूड क्रॉप्स है उसको कम करके कैश क्रॉप्स को बढ़ा के इसमें भी पैसा कमाया जा सकता है। लोगों के बात समझ में आई, ये अच्छा था। किनके लिए? इंडियंस के लिए। भाई आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, गोरों ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, वाटरवेज बनाए, रेलवेज बिछाई, बेशक अपने लिए की, लेकिन जब वो गए तो साथ तो लेके नहीं गए ना, सब यही रह गया ना, अपने लिए किया। जो भी उन्होंने रेलवे किया, किसके लिए? ताकि कच्चा माल आ सके और क्या हो सके, पोर्ट तक माल मतलब पहुंच सके। ये किया ना उन्होंने, सड़कें बनाई इसके लिए, रेलवे बिछाई, लेकिन इंडिया के लिए एटलीस्ट अच्छा तो हुआ। इट इज गुड फॉर इंडिया। ठीक है जी, काम तो आया इंडियन के बाद में। इंडियंस लोग भी तो ट्रेवल करते थे रेलवे से, इंडियंस लोग भी तो गुड्स भेजते थे, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट था। ठीक है जी, मान लिया अपने लिए किया, लेकिन इंडिया से उसको यूज तो किया भाई, और अभी तक यूज कर रहे हैं, आज भी हम यूज कर रहे हैं।
आज भी हम उनके बनाए हुए पुल और आज भी उनकी बनाई हुई रेलवे को आज भी हम यूज कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक्सपेंशन की है, नया कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है जी, सिस्टम हमने आज भी वही रखा है, चेंज नहीं किया। तो लिखो जल्दी से, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवे, रोड्स कॉमा रेलवे कॉमा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट has helped Indians, नहीं ऐसा लिखो, has helped Britishers as well as Indians. Even development of postal and telegraph, development of post and telegraph, development of post and telegraph open new opportunities of growth and improvement, opened new opportunities of growth and improvement, opened new opportunities of growth and improvement. ये भी एक काम किया। उसके बाद तीसरा जो अगला काम किया उन्होंने वो किया मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये भी गुरु ने किया था, बार्टर सिस्टम से किसमें लेके आना, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पैसा। पहले बार्टर सिस्टम था इंडिया में, गुरु से पहले, चीज के बदले चीज। पढ़ा ना आपने, वो कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने, मनी, मनी नहीं, मनी मनी बैंकिंग तो अगला है, मनी। उसमें क्या था, पहले बार्टर सिस्टम था, है ना। तो गोरों ने ही पैसे को रिड्यूस किया था। तो लिखो फटाफट जल्दी से, या लिखो ब्रिटिश रूल हेल्प, ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम। बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम, टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। People learn to understand, people learn to understand the use of money as a unit of value, to understand, learn to understand the use of money, the use of money as a unit of value and store of value, as a unit of value and store of value। ये दोनों पॉइंट आप जानते हो, आपने मनी के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी गुरु ने दिया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। The British government followed an effective and efficient administrative setup. The British government followed an effective and efficient administrative setup. Which left a culture of, which left the British government followed an effective
and efficient administrative system या setup, which left a culture of working hard, for the people of India. Working hard work. ये जो कल्चर है ना, मेहनत करने का कल्चर, ये गोरों ने हमें दिया था, ऐसा बोला जा रहा है, वैसे ऐसा था नहीं। ये हमें गोरों ने कल्चर बताया था कि काम कैसे किया था, मेहनत कैसे, सुबह उठो जल्दी, फिर मेहनत करो, मेहनत करके पैसे, ये गोरों ने कल्चर दिया था। ठीक है जी, चलो आगे चलो, आगे लिखो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, लिख लो थोड़ा सा और। लिखो डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Developed means of transport and communication helped in regulation of food supply and medical facilities. Helped in regulation of food supply and medical facilities. ठीक है जी, बस इतना ही बहुत है। फाइन, कितने पॉइंट लिखे आपने? 5 पॉइंट। यानी गोरों ने कुछ सब कुछ गंदा नहीं किया, कुछ अच्छा भी देश के लिए किया। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश रूल जो यहाँ पे रहा, ब्रिटिश ने जो रूल किया इंडिया के ऊपर, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या था, अच्छा क्या रहा, तो ये 4-5 बातें आप लिख देना। ठीक है, ये पेपर में कभी कभी आती है। ये तो हो गया इस चैप्टर का एंड, ऑफिशियली एंड हो गया। ठीक है, ये इससे पहले एंड हो गया था, ये क्वेश्चन है नहीं था पेपर में। ठीक है जी, कभी आता है इसमें लिखवा दिया। अब आगे थोड़ा सा एक और लिखो सम डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एक लाइन की लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं। ये डेफिनेशंस पेपर में पूछी जा रही हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड, ये लिख लेना ऊपर, पता क्या लिखना? आउट ऑफ सिलेबस। ऊपर हेडिंग दे दो, आउट ऑफ सिलेबस। यहां से जहां से हमने स्टार्ट किया ना, अब लिखो आउट ऑफ सिलेबस। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसलिए लिखवा रहा हूं कि ये नई चीज बुक लॉन्च हुई है। मालूम है आपको, कभी गलती से पेपर में आ ना जाए। कुछ डेफिनेशन है छोटी मोटी, पूछ लेगा, फंस जाओगे, 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ लिखो। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ रियल जीडीपी as the percentage increase of real GDP during a year over the previous year. The previous year, ठीक है जी, पिछले साल के मुकाबले। नेक्स्ट लिखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development can be defined as the increase in real GDP plus the change
ना क्या लिखा है, प्लस वो बीच में लगाओ, चेंज के पहले लिखो क्वालिटेटिव चेंज, प्लस द क्वालिटेटिव चेंज, प्लस द क्वालिटेटिव चेंज इन प्रोडक्शन, कॉमा inequalities and standard of living। समझ गए आप क्या लिखा? मतलब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी तो हम कहेंगे रियल जीडीपी प्लस चेंज, और उसमें जब हमें बात करने की इकोनॉमिक ग्रोथ की तो हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। देख रहे हो आप, कुछ कुछ डिफरेंस है ना, ये मजेदार चीजें हैं, बाद में फंस सकते हैं आप, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। एक और लिखो वर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलेंगे, SUS, सस्टेनेबल, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is defined as a developmental process. It is defined as a developmental process which manage the resources, in such a way that quality of life we ensure the present generation, quality of life we ensure the present generation can potentially be shared by the future generation, potentially be shared by the future generation। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब दिमाग में डालना, इसका मतलब है क्या, थोड़ा समझाता हूँ। ऊपर की बातें तो छोड़ दो, ये थोड़ा डीप था। मतलब इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज किया जाए कि जो मजा अभी की जनरेशन उठा रही है वही सेम मजा आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। यानी जितने रिसोर्सेज आप आज की तारीख में यूज कर रहे हो उतने ही रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन को भी मिलने चाहिए। ये ना हो कि आज हम सब कुछ यूज कर लें और आने वाले बेचारे बिना बल्ब के बैठे रहे, बोले यहाँ तो लाइट भी नहीं है। समझे मेरी बात, हम सारा का सारा पेट्रोल, सारा का सारा डीजल यूज करते हैं और आने वाले बेचारे वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके घूमेंगे मार्केट जिसमें आवाज भी नहीं आती, मुंह से बोलना पड़ता भाई हट जा भाई, ठीक है नहीं, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हो, एक वो लड़की आ रही थी लेके एक्टिवा है, और आगे आगे हम जा रहे थे, पीछे बोलती है अंकल हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मतलब हॉर्न मारते, बोलती बैटरी बहुत वीक है। बताओ इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, चल रही है लेकिन बैटरी वीक है, हॉर्न नहीं बज रहा है क्योंकि बहुत वीक है बैटरी, तो मुंह से बोल के हटाना पड़ रहा है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैं आ गई। क्यों? तो इसीलिए बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब है एक जैसी स्थिरता के साथ डेवलपमेंट, मतलब इस तरीके से चीजों को यूज किया जाए कि जो लोग आज के जो लोग हैं वो जितना उसको यूज कर रहे हैं उतना ही आने वाले फ्यूचर वाले जो लोग हैं, जो जनरेशन है, उसको भी उतना ही मिल जाए। उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, कभी पेपर में आ जाता है एक नंबर में। लिखो एक और छोटा सा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू the sense of well-being among the people. The sense of well-being among the people. ठीक है जी, बस छोटी छोटी बातें मैंने आपको लिखवा दी, इसलिए लिखवाई ताकि आप कभी गिनती फंसो नहीं। ठीक है जी, बस इतना ही, ये आउट ऑफ सिलेबस था। अब जो आप करोगे, अब लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, जल्दी आ जाओ।
लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन कहूंगा, आंसर आप घर में जाके लिख लेना, ठीक है जी। अब देखो, एक नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, नेम वन इकोनॉमिस्ट, लिखो क्वेश्चन, नेम वन इकोनॉमिस्ट अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैंने 3-4 नाम दिए थे, ई के जी के बी आर राव ऐसे कुछ करके है, फिर देसाई और लिखो, नेम वन इकोनॉमिस्ट अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया who made estimate of real GDP, who made estimate of real GDP, who made estimate of real GDP या ऑब्लिक नेशनल इनकम, ऑब्लिक नेशनल इनकम, कुछ भी आ सकता है। कौन था मालूम है, मैंने लिखवा रखा ना एक नाम आपको, देसाई डाल, 3 नाम लिखवाए मैंने, कोई एक डाल दो, ठीक है, कोई एक डाल दे। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहा है। ऑन व्हाट बेसिस इट इज सेड दैट, ऑन व्हाट बेसिस इट इज सेड दैट इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो बताता हूं, STAGNANT, स्टैग्नेंट। कौन से बेस पे हम ये कह सकते हैं दैट इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मालूम है स्टैग्नेंट क्या होता है? अंडर डेवलप तो होता ही है, उसका मतलब है ठहरी हुई इकोनॉमी जिसमें विकास ना हो। स्टैग्नेंट का मतलब स्टेबल, ठहरी हुई, जिसमें विकास नहीं होता, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, समझे आप? अब सुनो इधर, हेलो, 1 मिनट रुको, सुनो मेरी बात। इधर देखो, क्वेश्चन आ गया, कौन से बेस पे आप कह सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी? बोलो, क्या बोलोगे आंसर में? और देखो मैं बताता हूँ, अगर 6 नंबर में आया तो क्या करोगे आप? अगर 6 नंबर में आया ना तो आप सभी सेक्टर्स का थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। तो एक गौर से सुनो मेरी बात। हेलो इधर, अगर 6 मार्क्स में आया ना, पता है प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर इस वाली एग्जाम में? क्वेश्चन को लिखना क्या है समझ में नहीं आता है, आंसर क्या देना है। इसलिए मैं ये काम करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, थोड़ा लिख सकते हो आप हर एक के बारे में, दो रहने, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज के, मेन बात है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसके बेस पे ही बोल सकते हैं आप दैट इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर डेवलप्ड। ये वो चीज, ये एक्चुअली में आपसे पूछा, क्या पूछ रहा है वो, इसके बारे में पूछ रहा है। ही इज आस्किंग यू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। किसी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ही उसका आईना होता है जो बताता है कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी है या ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। यही बताएगा हमें, यही इसी ने बताया था ना कंक्लूजन में, क्या बताया था? दैट इंडियन इकोनॉमी इज अंडर, इसी ने, यही है वो, इसी को एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक लाइन लिख के, एक लाइन या 2 लाइन लिखने के बाद पूरा का पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेप देना आप, पूरा डेफिनेशन, ये सब डिटेल पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम 150 वर्ड होने चाहिए, 150 वर्ड्स विदाउट एब्रिविएशन। वो इज एट लगा के हटा के 150 वर्ड होने चाहिए, 150, ठीक है जी, 150 वर्ड होने चाहिए। आ जाओ आगे चले और लिखो, या 6 मार्क्स में आता है। हाँ, आगे लिखो, इन व्हाट वे द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज लूप-साइडेड। फॉरेन ट्रेड वाज लूप-साइडेड। लूप-साइडेड पता ना क्या था? सिंगल साइडेड, वन साइडेड, एक तरफा। ये 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में, ठीक है जी। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन बार जो, तब कर जाओगे एग्रीकल्चर तो आप साफ पढ़ जाओगे।
ये भी पढ़ जाते हैं आप, ये भी छोड़ दो, छोड़ दो। जो सिंपल साफ समझ में आता है वो नहीं करवा रहा हूं, जो क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, ये भी पूछा गया पेपर में, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखो आप। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश रूलर्स ऑन explain how British rulers policy of foreign trade caused drain of Indian wealth. Cause drain of Indian wealth. ओके, बस एक और लिख लो फिर खत्म करें। What can you say about poverty level? है ये 3 मार्क्स में है। What can you say about poverty level in India? What can you say about poverty level in India during the British rule? पॉवर्टी लेवल। और लास्ट 6 नंबर में पूछा गया एक्सप्लेन पॉवर्टी लेवल इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द सोशल कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एक्सप्लेन, ये 6 नंबर में भाई, एक्सप्लेन द सोशल कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अभी देखो ना, कोई बच्चा जो ख्याल से नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा ये तो करवाई नहीं। मैंने आपसे कितना कहा, डेमोग्राफी मतलब सोशल सर्विस। ठीक है जी, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आप लिखो 2-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वैसे यार कोई है नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी चलो लिख लो। वैसे तो आप सब जान जाओगे, अभी आप आंसर दोगे। देखो चलो मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे, कौन से वाला, कौन सा लास्ट वाला कौन सा था? ये बेटे 4 नंबर पे पॉवर्टी वाला 4 नंबर का था और सोशल वाला 6 नंबर का। ठीक है जी, आ जाओ आगे लिखो, आगे लिखो। वैसे वैसे बताओ, छोड़ो लिखो यार। ये देखो, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल was dependent on which sector for living? कैसे आंसर दिया आपने ना। चलो आगे आगे देखते हैं। Which factor caused low production in agriculture? 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ 4 ऑप्शन है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, दूसरा ऑप्शन लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और चौथा ऑल ऑफ अबव। ओके, एक और देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज हाई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। एक लिटरेसी रेट, दूसरा फीमेल लिटरेसी रेट, तीसरा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और चौथा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनमें से कौन सा हाई था? इनमें से हाई कौन सा था? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वो हाई। ठीक है जी, आ जाओ आगे। आगे एक और पूछा है, occupational structure of India during the British rule revealed that Indian economy was wait 4 ऑप्शन है। underdeveloped, developed, stagnant और underdeveloped and stagnant both। तो क्या ऑप्शन हो गया? यस, underdeveloped and stagnant both। ठीक है जी, डी ऑप्शन। ये आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, आप अच्छे से जानते हो। अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाए तो एमसीक्यूज आपको हरा नहीं सकते। ठीक है जी, तो ऑफिशियली जो है ये चैप्टर खत्म हो गया। ऑफिशियली चैप्टर नंबर 1 जो है हमने खत्म कर दिया। कल हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम मिलेंगे सीधा ट्यूसडे को। कल लेकिन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 2। उसका पहला टॉपिक कल हम खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसे भाई कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। ठीक है जी, संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी है।
ठीक है, चलो कल मिलते हैं।